Okay, let's now revise the chapter of ESI, है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये जो एक्ट है हमें सिर्फ यही पढ़नी है, बट क्या ये एक्ट हमें सारी बातें बताती है? द आंसर इज नो। वी हैव रूल्स विच आर मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो सेक्टोरल रेगुलेटर आप बोल सकते हो, उन्होंने रेगुलेशंस बनाए हैं जिनका गठन इसी एक्ट के तहत हुआ है। तो ESIC जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की हम बात करते हैं, दे हैव मेड अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस ऑल्सो। तो इनका पूरा कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ते हैं, दैट इज द एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशन, देन वी गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट इट। अब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है क्या? स्टेट मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई एक इंश्योरेंस स्कीम है। इस एक्ट में एक स्कीम का मेंशन होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। उस स्कीम में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, और जैसे किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में हम क्या करते हैं भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, और उस इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करने के अगेंस्ट हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। मेडिकल आपने सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस हमने सुना है, तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, हम कंटिन्यूसली हर ईयर हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। गॉड फॉरबिड अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, सारा उसका बिल कौन पे कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। वैसे ही इस एक्ट में भी एक फंड है जिसको हम बोलते हैं ESI फंड। उसमें क्या हो रहा है, हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और हमारा ये कंट्रीब्यूशन जो हम करते जा रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें बेनिफिट दे रहा है। कैसे बेनिफिट्स दे रहा है? सिकनेस बेनिफिट, अगर कोई बीमार होगा तो उसको पेमेंट्स मिलेगी। मेटर्निटी बेनिफिट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड। एम्प्लॉयमेंट इंजरी अगर किसी को हो जाती है तो भाई उसको पीरियोडिकल पेमेंट्स मिलते हैं। वी ऑल्सो हैव फ्यूनरल एक्सपेंसेस, भाई किसी का कोई है नहीं, उसके अंतिम संस्कार तक के लिए पैसा ये इंश्योरेंस स्कीम दे रही है हमें। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। ऑफकोर्स पहले भी ऐसा कभी कुछ होता था कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी वगैरह है, तो हमारे पास और भी एक्ट होती थी, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट करके। तो अब उसको हटा दिया गया है, मतलब आप यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि मैम, मतलब कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉई है तो उसको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस दे रही है? द आंसर इज नो। ये पहला लेजिस्लेशन है सोशल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए, बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फॉर लोअर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़। आई वुड से ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, जिनकी इनकम, जिनकी वेजेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब आपकी वेजेस पर मंथ 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 होती है, आपके पास बहुत सारी प्राइवेट और अदर कंपनीज हैं जो केटर कर रही हैं आपकी ऐसी नीड्स को, एंड यू कैन ऑलवेज अप्रोच सच कंपनीज एंड गो फॉर एन इंश्योरेंस। बट ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे वर्कर्स रादर आई शुड से, जो महीने में सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहे हैं, अब वो 10,000 उनके घर खर्च के लिए भी पूरे नहीं पड़ पा रहे हैं। भाई आजकल एजुकेशन इतना महंगा है, सब चीज़ें बहुत महंगी हैं, है ना? तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी पार्ट ऑल्सो, ठीक है? तो सब चीज़ें इतनी महंगी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपका सारा पैसा तो वहीं पे एग्जॉस्ट हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि भाई ये लोग इंश्योरेंस नहीं देंगे, और अगर अचानक से इनके ऊपर इतना बड़ा खर्चा आएगा, मान लो किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गई, अब वो डिपेंडेंट हो गया, अब वो काम नहीं कर सकता है, अब उसके सारे फैमिली मेम्बर्स जो उस पर डिपेंडेंट थे, बिकॉज ही वाज सोल ब्रेड अर्नर, तो अब वो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं इनको भी पैसे देने पड़ेंगे ना। अब अगर पैसे नहीं है तो फिर भूखे मर रहे हैं सब, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इंश्योरेंस यही पर्पस तो सर्व करता है ना, इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक ज़बरदस्त सी स्कीम निकाली। और ये उन्हीं कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए है जो खुद ये बात नहीं सोचते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा यार चलो मैम, बात तो एक ही है ना, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पैसे तो यही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखो, कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा भार जो है, या थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आई वुड से मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर के ऊपर डाली है। अब क्या होता है, जैसे एक वर्कर है, अगर मैंने एक फैक्ट्री खोल रखी है और एक वर्कर मेरे पास आता है और बोलता है कि मुझे काम चाहिए, मैंने कहा काम ले लो, मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगी पर डे का, मान लेते हैं ऐसा कुछ, मैंने बोला 1,000 ज़्यादा हो जाएगा, वो लिमिट के ही बाहर चला जाएगा, तो हमारा एक्सप्लेनेशन सर्व नहीं करेगा, मान लेते हैं 500 रुपये पर डे देंगे, विच अमाउंट्स टू समवट 15,000 रुपये, ठीक है? तो 500 रुपये पर डे देंगे। अब मेरी इच्छा थी कि मैं उसको मान लो
₹600 दे दूँ पर मंथ, उतना भी मैं दे देती, पर मैंने उसको बोला ₹500। अब उसमें वो एग्री कर गया। अब क्या है, मुझे पता है कि ₹100 मैंने स्पेयर रखे हैं पर एम्प्लॉय फॉर अदर कंट्रीब्यूशंस दैट आई हैव टू मेक। तो उसमें से एक ईएसआई है। तो ईएसआई फंड में कौन कंट्रीब्यूट करता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 3.25% ऑफ द वेजेस और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 0.75% ऑफ द वेजेस। तो उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा कम सा होता है। तो जैसे टीडीएस डिडक्ट करके हम बाकी पेमेंट देते हैं, वैसे ही हम उसका कंट्रीब्यूशन काट लेते हैं और बाकी का बैलेंस उसको दे देते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन हम मिला के तो 4% ऑफ द वेजेस क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं ईएसआई फंड में। सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। मैंने काफी कुछ बोल दिया है, ऑल्दो दिस इज अ रिविजन क्लास, फिर भी मैंने आपको काफी बैकग्राउंड दिया है, क्योंकि एक बार आपके पास बैकग्राउंड होता है तो आपके लिए सारी चीजें समझना बड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ एप्लीकेबिलिटी, ऑफ कोर्स इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सारी फैक्ट्रीज इंक्लूड होती हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, अदर स्टैब्लिशमेंट्स, शॉप्स वगैरह सब चीजें आ जाती हैं, अदर दैन सीजनल फैक्ट्री। तो सीजनल फैक्ट्रीज में इंक्लूड नहीं होती हैं। इन जनरल हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड हों। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें से कौन से एम्प्लॉयज़ ईएसआई स्कीम में कवर्ड होंगे? वो वर्कर्स जिनकी सैलरी 21,000 से एक्सीड नहीं करती है। अगर करती है तो भाई 21,000 उससे एक्सीड करती है तो फिर आप क्या हो जाओगे, ईएसआई में कवर्ड नहीं होगे। ओके, एक बार अगर आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गई तो वो फॉर एवर एप्लीकेबल हो जाती है। देखो, जब भी एक फैक्ट्री मैंने खोली और मैंने देखा कि यार मेरे पास तो 12 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा? फैक्ट्री अभी खोली और मैंने 12 एम्प्लॉयज़ हायर किए, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा? ईएसआई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बाय सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। हमारे पास ईएसआई ऑनलाइन पोर्टल भी है, उसी पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें देते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो अगले साल हम ये नहीं बोल सकते यार हमने तो 7 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, तो हमारे पास पहले 12 थे, अब 5 ही बचे हैं, तो अब तो हमारे ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, एक बार अगर ये एप्लीकेबिलिटी के अंदर आप आ गए तो फिर आप रजिस्टर हो गए और आपको फिर हर बार कंप्लायंस करना ही है। तो जो भी आपके पास है आपको उसके हिसाब से काम करना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। तो अब आप एप्लीकेबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सारी तो नहीं बट हाँ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज इन जनरल, रेलवे, पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड, इन सब के लिए सीजी होता है। अदर केसेस स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऐसा स्टैब्लिशमेंट है जो एक से ज़्यादा ब्रांचेस होल्ड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो ऑब्वियसली कोई स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए एजी नहीं हो सकती है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, बट ऑब्वियसली बात है। कन्फाइनमेंट की अगर हम बात करें तो वो लेबर होता है। अगर लिविंग चाइल्ड है तो जब भी लेबर आया, अगर डेड चाइल्ड भी हो रहा है तो आफ्टर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो लेबर आता है उसको हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट। उसके लिए भी हमें बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम कन्फाइनमेंट टर्म यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट की अगर हम बात करें, विडोड मदर, सन लेस दैन 25 years, मैरिड अनमैरिड डॉटर, इफ होली डिपेंडेंट ऑन इंश्योर्ड अर्निंग सन और डॉटर विच इज मोर देन 25 years एंड इन्फर्म, वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है। एंड इफ होली और पार्टली डिपेंडेंट, तो हमारे ये लोग जो होते हैं ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में थोड़ा सा बताया है, बाकी आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी डिपेंडेंट, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, बड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जो वेजेस के लिए एम्प्लॉय हो रहा हो, बट वो खुद भी एम्प्लॉय हो सकता है। मतलब मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैंने उसको डायरेक्टली एम्प्लॉय किया है तो भी वो एम्प्लॉय है, किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के थ्रू किया है तो भी वो एम्प्लॉय है, दैट इज थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर जिसको हम बोलते हैं, या फिर किसी की सर्विसेज मैंने हायर पे ली है, लाइक आई कॉन्ट्रैक्टेड विद दिस थर्ड पार्टी हु हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद सम पीपल, और मैंने इनकी सर्विस क्या ली है, हायर पे ली है, तो वो जो है जिसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएगा। सो हुज सर्विसेज आर लेट ऑन हायर टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, किसी ने मुझे उनकी सर्विसेज हायर पे दी है, मतलब मैं पैसे दे रही हूँ किसी और की सर्विसेज लेने के लिए, तो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टर ही हो जाता है। नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज एक्सक्लूजन्स। भाई वो पर्सन जिनका एक्सीड कर जाता है प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, तो भाई आप तो एम्प्लॉय हुए ही नहीं। पार्टनर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। मेंबर ऑफ नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, ये एम्प्लॉय नहीं होते हैं। और जो अप्रेंटाइज एक्ट में अप्रेंटाइज आता है वो एम्प्लॉय नहीं होता है। अदर दैन दैट यू हैव टू रिमेंबर इज
जिनको हम एम्प्लॉय करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब इन सारे टास्क में भी हम जिनको एम्प्लॉय कर रहे हैं वो सारे के सारे भी हमारे एम्प्लॉय कहलाएंगे। इसके साथ साथ जो कैंटीन वर्कर्स होते हैं वो भी एम्प्लॉय कहलाते हैं, साथ साथ जो अप्रेंटाइज होते हैं वो भी एम्प्लॉय कहलाते हैं, और जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे हम जिनको एम्प्लॉय करते हैं वो भी कहलाते हैं, और कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं वो भी एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स भाई हमारे पास कमी हो गई, 10 वर्कर हमारी छुट्टी पे चले गए, 1 महीने के लिए हमने दूसरे लोगों को बुला के लेके आए, वो कैजुअल वर्कर्स है हमारे, उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सब सब दे विल स्टिल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉयज। ठीक है, ओके। नाउ 1 मिनट, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। डिपेंडेंट, अच्छा एम्प्लॉय तो मैंने बता दिया ना। फैमिली आप खुद से ही समझ लेंगे। इमीडिएट एम्प्लॉयर एक तरीके से ध्यान में रखो कि हाँ, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं वो हमारे इमीडिएट एम्प्लॉयर होते हैं। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ये सबकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, और आपको याद होनी चाहिए। और मैंने आपको इसीलिए ना जो पार्ट 2 है शेड्यूल वगैरह का, सेकेंड शेड्यूल का, वो भी दिखाया है भाई। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है कि भाई आप डिसेबल तो हुए हो, टोटली नहीं हुए हो, मतलब टोटल डिसेबलमेंट नहीं है, अभी भी आप काम कर सकते हो, पर आपका जो डिसेबलमेंट है वो परमानेंट है। जैसे किसी का अंगूठा चला जाता है अगर, तो क्या हो गया, आप डिसेबल हुए हो पर फिर भी आप उसके बिना भी काम कर सकते हो। पर अगर किसी का हाथ चला जाए, मशीन में चला गया, हाथ चला गया, तो ये तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया ना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस हो जाता है। ठीक है, सो यू विल नॉट बी एबल टू। तो ये क्या है मैम, हमको कैसे पता चलेगा पार्शियल है टोटल है? भाई हमारे पास शेड्यूल है, शेड्यूल में सारी चीज़ें स्पेसिफाइड है कि इन इंजरीज़ को हम ये कंसिडर करेंगे, इन इंजरीज़ को हम ये कंसिडर करेंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड दैट्स हाउ यू हैव टू कीप इन माइंड एंड लर्न इट। ठीक है, ओके। नाउ वेजेस के बारे में बात करते हैं। वेजेस क्या होता है? वेजेस जो हम इन कैश देते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, उस समय जो देते हैं, ऑथराइज लीव है या लॉकआउट है या स्ट्राइक्स है या ले ऑफ है, इस समय भी जो हम पैसे दे रहे हैं उसको भी हम वेजेस कहते हैं। पर देखो, अगर हम 6 महीने में कुछ एक बार देते हैं तो दैट इज काइंड ऑफ बोनस दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ भी आप दीजिए बट एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, तो वो वेजेस है। बट अगर बहुत ज़्यादा आप 4 महीने पे कुछ देते हो तो वो वेजेस तो नहीं कहला रहा है। ठीक है, क्योंकि बोनस, एक्सक्रेशिया, ये सब इसको हम वेजेस नहीं मानते हैं। हाउएवर LIC प्रीमियम सब्सिडी है, HRA है, इंसेंटिव बोनस है, ओवर टाइम है, इन सबको मानते हैं कि वेजेस है। पर कंट्रीब्यूशन जो PF में किया है या पेंशन फंड में किया है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ग्रेचुटी है, कोई भी स्पेशल एक्सपेंस को पेमेंट करने के लिए, मतलब डिफरे करने के लिए, वो वेजेस नहीं है। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ESIC, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया है। बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 4 में कौन कौन होता है भाई? चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, 3 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो। डायरेक्टर जनरल इज द हाईएस्ट अथॉरिटी यहाँ पे हम ESIC की अगर हम बात करें तो। अदर रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, मेडिकल प्रोफेशन, तो डिटेल में आपको पढ़ना है। बाकी आपको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है एक्चुअली, है ना। अब ये जो ESIC होते हैं ना, और बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? रीजनल लेवल पे रीजनल बोर्ड्स होते हैं, लोकल कमिटीज़ होती हैं, नेशनल लेवल पे हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होते हैं। ठीक है, ESIC के पास पावर्स है कि ये रीजनल बोर्ड्स, लोकल कमिटीज, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स एट द लोकल लेवल ऑल्सो दे कैन स्टैब्लिश दैट, राइट, दे कैन अपॉइंट दैट, फाइन। तो अब हमें इसमें जो 2 और अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ना है वो क्या है? एक स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ मेंबर्स, बट ऑफ कोर्स इन जनरल इट इज 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन नोटिफाइड। दिस डज नॉट अप्लाई टू ऑल बट ऑफ कोर्स द वंस हु हैव बीन इलेक्टेड। ठीक है, पावर्स इनके पास क्या क्या है? कॉरपोरेशन के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं। बहुत सारे मैटर्स जो इनके पास आते हैं, वो मैटर्स जो रेगुलेशन में लिखे हुए हैं कि यार आप ESIC को रेफर करो, ESIC को रेफर कर देते हैं। वॉलंटरली कोई और भी केस है तो वो भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जनरल पावर्स हैं। इसमें होता कौन है? चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो वो होंगे ही होंगे। जो ESIC के डायरेक्टर जनरल हैं वो इसका भी हिस्सा है ही हैं।
ठीक है, 3 members of corporation by CG, 3 members of corporation representing 3 states, 8 members elected by, उसमें से 3 एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हुए, 3 एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हुए, एक मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ और एक इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट। ओके फाइन। तो कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल आप वहाँ मिलेंगे जहाँ आपको स्पेसिफाइड हो रेगुलेशंस में। तो रेगुलेशंस जो बने हुए हैं ESIC द्वारा, उसमें मीटिंग्स की बात कही है जो हमें पढ़नी नहीं है। अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कॉरपोरेशन या स्टैंडिंग कमेटी अगर डिफॉल्ट करती है, अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से डिस्चार्ज नहीं करती है या फिर अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, तो गवर्नमेंट उनको एक मौका देगा सुनवाई का, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड, और उनको सुपरसीड कर लेगा, जिसको हम सुपर सेशन कहते हैं, है ना। तो मतलब अब आप लोग हट गए भाई, आप ही लोग हो जिन्होंने इतना रायता फैला रखा है, क्या कर रहे हो? आपको मिला था कि हाँ आप इस तरीके से काम करिए, आप तो अपनी पावर का अब्यूज़ कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, हारस कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट हैज़ टू बी डन इज the members shall vacate and that there will be new committee which is going to be formed. Fine. Medical Benefit Council की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन कौन होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ ESI, को चेयरमैन डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल कमिश्नर एक्स ऑफिशियो। आई होप यू नो व्हाट एक्स ऑफिशियो इज, राइट। हाँ, हर जगह आप देखोगे, हर जगह, खैर अभी नहीं। मेंबर रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट, 3 members representing employers, 3 representing employees, 3 representing medical, जिसमें से एक वुमेन होगी, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन, कब आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो टू बिकम सच मेंबर? इफ यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज्ड, इंसॉल्वेंट, इफ द इंटरेस्ट इन सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस विद मॉरल टर्पिट्यूड। अब ये क्या काम करते हैं, इनकी क्या ड्यूटीज़ होती है, ये भी कॉरपोरेशन और कमेटी को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्योंकि मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है तो इनका ज़्यादा फोकस क्या होता है, मेडिकल बेनिफिट्स की तरफ होता है, ठीक है। अब मेडिकल बेनिफिट्स, हाउ दिस ESI सिस्टम इज ऑपरेटिंग, यू मस्ट नो दिस टू अंडरस्टैंड दिस। देखो ESI वाले क्या कर रहे हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं। मेडिकल बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, अगर यार कोई बीमार पड़ता है तो उसको क्या चाहिए होता है, जैसे रेलवेज भी है, रेलवे के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, आपने देखे होंगे। तो रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेलवे हॉस्पिटल्स में उनका एक कार्ड बना हुआ रहता है, वो जाते हैं और वहाँ पे वो फ्री में उनको दवाई मिल जाती है, फ्री में वो इलाज करवा लेते हैं ना, डॉक्टर को दिखा के आ जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी क्या बोला गया है, जो वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज में या शॉप्स में कहीं पे भी काम कर रहे हैं जिन पे ESI एप्लीकेबल है, उन्होंने ESI का रजिस्ट्रेशन करा लिया और हर एम्प्लॉय को भी क्या मिल जाता है, एक कार्ड मिल जाता है, आप समझ लो। तो उनका ESI यूनिक नंबर एक जनरेट हो गया, उनके पास है। अब ESI हॉस्पिटल्स या ESI डिस्पेंसरीज जगह जगह बने हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके साथ वो टाई अप है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो भाई सरकारी हॉस्पिटल्स को प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रिम्बर्स कर दिया जाएगा, वो भी नहीं है तो फिर अल्टीमेटली प्राइवेट, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी ESI हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज जगह जगह वो भी बने हुए हैं, प्रेफरेंस वही होती है कि वहीं जाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वहाँ पे, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी कंप्लेंट मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो ESI में बनी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। सर्टिफिकेशन इन सब के बारे में मेडिकल बेनिफिट काउंसिल क्या करती है, एडवाइस करती है एंड परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब्ड। रेजिग्नेशन एंड सेजेशन, तो इनके मेंबर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इन राइटिंग देके रिजाइन कर सकते हैं, और अगर वो कंजिक्यूटिव 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं करते तो वैसे भी मेंबरशिप उनकी सीज हो जाती है, एंड देयर आर रूल्स विच हैव बीन फॉर्म्ड सो दे मे बी रिस्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के। मैंने रजिस्ट्रेशन वैसे आपको ऑलरेडी बताया, बट होता क्या है इसमें, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लेता है। क्या इंफॉर्मेशन लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके फैमिली डिटेल्स, उसके फैमिली फ़ोटो, सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है और इस इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन रजिस्टर कर देता है, ठीक है। दिस हैज़ टू बी डन वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ एन एम्प्लॉय। जैसे हमारे पास एक बार पैन कार्ड होता है, अब हम कितनी भी जॉब स्विच करते हैं उसी पैन से हमारा टैक्स डिडक्शन होता है। वैसे ही हमने जब पहली बार एम्प्लॉयमेंट में गए ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे ESI एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर ने हमारे डिटेल्स लिए और उसको क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया ऑनलाइन। अब हम किसी भी अगली इस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे जहाँ पे ESI एप्लीकेबल है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा वही
ESI कंट्रीब्यूशन होता रहेगा, वो हमारे ही उस रिकॉर्ड में चलता रहेगा एंड वी विल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम कंट्रीब्यूशन, मान लीजिए आज आप ESI वाले उस पे हो, तो आज आपका कंट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद फिर आप ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में चले गए जहाँ पे ESI एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो देखो बेटा, आप लोगों को मैं बता दूं, जो रेगुलेशंस बने हैं ना उसमें कंट्रीब्यूशन पीरियड स्पेसिफाइड है। जैसे फर्स्ट 6 महीने का कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, ठीक है। 1 जनवरी से 1 जून तक उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। 1 अप्रैल से लेट्स से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप 1 अप्रैल से 30 सितंबर मान लेते हैं, ये कंट्रीब्यूशन पीरियड है। तो इतने समय में आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो इसका बेनिफिट पीरियड अलग है, तो उतने समय तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नहीं मिलेगा, उतना कंट्रीब्यूशन दिया उतना बेनिफिट मिल गया, तो इट डजेंट गो ऑन लाइफ लॉन्ग कि हाँ हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि इतना तो हमारा गैप हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम में, तो अब तो हमारा इंश्योरेंस का पैसा सारा चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड होता है, अकॉर्डिंगली इट गोज ऑन दिस। यू डोंट हैव टू स्टडी बट यू हैव टू कीप इन माइंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। चलो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड कॉरपोरेशन इसको होल्ड करता है और एडमिनिस्टर करता है। सोर्सेज क्या है भाई? कंट्रीब्यूशन जो आता है सबसे मेन सोर्स तो वही है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ये ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसके यूजेस क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कॉरपोरेशन और मेंबर्स, जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं उनकी फीस और अलाउंस देने के लिए, जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी, अलाउंस, PF, पेंशन, ये सब देने के लिए, ऑफिसर्स को सेटअप करने की कॉस्ट, स्टैब्लिशमेंट करने की, हॉस्पिटल्स वगैरह जो आप स्टैब्लिश करते हो उसकी कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड। अगर हमने सरकारी अस्पताल में यहाँ पे कोई ESI हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों का ट्रीटमेंट कराया तो उनको पैसे देंगे ना। कॉस्ट ऑफ ऑडिट, ESI कोर्ट्स होते हैं जिनको स्टैब्लिशमेंट किया जाता है कि ESI वाले जो केसेस होंगे, ESI वाले जो डिस्प्यूट्स होंगे, ESI वाले जो क्लेम्स होंगे, उनको ये ESI कोर्ट ही डील करेगा, नॉट द सिविल कोर्ट्स वी हैव। तो वहाँ पे उनको सेटअप करने की कॉस्ट, सम्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, डिग्री ऑफ कोर्ट। कई बार होता है ना भाई, केस फाइल कर दिया लोगों ने ESI के ऊपर, तो भाई उनको पेमेंट देनी पड़ी, सेटलमेंट किया तो भी पेमेंट देनी पड़ी, कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो भी पेमेंट देनी पड़ी, इसी ESI फंड से देंगे ना हम। एंड देन मेजर्स ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये देते कैसे हैं? कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, SBI, ठीक है। चलान यूजुअली जनरेट होता है, चलान हम ESIC के पोर्टल पे जनरेट करते हैं और उसके बाद ये चलान लेके आप SBI के बैंक में भी जा सकते हो और वहाँ से डिपॉजिट करा सकते हो, या फिर SBI की इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। पेड विद इन 21 डेज, एक्चुअली इट्स 15 डेज, ठीक है, बट ठीक है, अब कुछ चीज़ें के लिए मैं साइलेंट रहती हूँ, है ना, नहीं बोलती हूँ, ठीक है। इन बैंक ऑथराइज्ड बाय कॉर्पोरेशन, हाँ तो वो मैंने आपको वैसे भी बता दिया है व्हाट हैज़ टू बी डन। नाउ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे कर देता है, बट अगर कोई इमीडिएट एम्प्लॉयर है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास अधिकार है कि भाई आप उनसे रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। कैसे रिकवरी कर सकते हो? या तो उनको जो आपको अमाउंट देना उसमें से डिडक्ट कर दो, या फिर एक डेट खड़ी कर दो, ठीक है। इमीडिएट एम्प्लॉयर क्या करेगा? एक रजिस्टर मेंटेन करेगा एम्प्लॉय का एंड वो सबमिट करेगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बिफोर सेटलमेंट, ठीक है। कॉर्पोरेशन के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, और उन्होंने इन पर्पसेस के लिए एक्चुअली रेगुलेशंस बड़े ज़बरदस्त बनाए भी हुए हैं, ठीक है। रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूशन अगर कोई नहीं पे करता है तो दे विल बी रिकवर्ड इन द सेम मैनर एज इफ लैंड रेवेन्यू वाज रिकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है वो इशू कर देता है सर्टिफिकेट टू रिकवरी ऑफिसर। अब रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा? अटैच कर सकता है या सेल कर सकता है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले फैक्ट्री की करेगा, अगर वो इनसफिशियंट रहेगी तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या इमीडिएट एम्प्लॉयर की भी कर सकता है। अरेस्ट कर सकता है, डिटेन कर सकता है एम्प्लॉयर को, और अप्रूव कर सकता है रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? मेडिकल विच इज ट्रीटमेंट एज वेल एज अटेंडेंस, सिकनेस पीरियोडिकल पेमेंट्स मिलती हैं इस केस में। मैटर्निटी के केस में भी आपको पीरियोडिकल पेमेंट्स मिल जाएंगे कि भाई आप नहीं आ पा रहे, आपको वो करना है तो आपको पीरियोडिकल पेमेंट्स दी जा रही हैं। बट यू कैन नॉट कंबाइन द टू बेनिफिट्स, ऐसा नहीं कर सकते हम मैटर्निटी भी ले लें सिकनेस भी ले लें, यहाँ पे भी पीरियोडिकल पेमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे भी ले रहे हैं। मैटर्निटी में सिकनेस है ना, हाँ, तो भले ही आप दो चीज़ों पे अट्रैक्ट हो रहे हो बट स्टिल दो बेनिफिट्स को हम कंबाइन नहीं कर सकते। डिसेबलमेंट पीरियोडिकल पेमेंट्स, डिपेंडेंट को मिलते हैं पीरियोडिकल पेमेंट्स अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, और फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर जो होता है उसको मिलते हैं। कभी मान लीजिए कि किसी का आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो जो अंतिम संस्कार करेगा उसी को ये फ्यूनरल एक्सपेंसेस के बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ
यू हैव टू रीपे द बेनिफिट्स इफ यू आर नॉट लॉफुली एंटाइटल्ड टू। ठीक है, तो अगर आपको गलती से बेनिफिट्स मिल गए तो आपको ये रीपे कर देने हैं ESIC को। ठीक है, अगर हम नहीं करते हैं तो उसके भी हमारे पास कंसिक्वेंसेस हैं। ठीक है, कॉरपोरेशन स्टैब्लिश कर सकता है हॉस्पिटल्स विद CG's अप्रूवल। आपकी जो राइट टू रिसीव बेनिफिट है ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है कि इसको उठा के हमने उसको दे दिया। नहीं नहीं, आप किसी को नहीं दे सकते हो। ठीक है, आप कंबाइन नहीं कर सकते हो फॉर द सेम पीरियड बेनिफिट्स को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एम्प्लॉयर, now these two sections are also important. okay, employer जो है कभी भी just because he has to contribute, मतलब उसको 3.25% कंट्रीब्यूशन करना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो wages reduce कर दे। ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग हिज लायबिलिटी, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट परमिटेड। इसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, फॉर कब अलाउड है, जो रेगुलेशंस में परमिटेड चीजें हैं उन केसेस के लिए अलाउड है। ठीक है, अदरवाइज ही शुड हैव अ जस्टिफाइड रीजन फॉर रिड्यूसिंग द वेजेस, ही कैन नॉट जस्ट रिड्यूस द वेजेस फॉर रिड्यूसिंग लायबिलिटी। दूसरा, एम्प्लॉयर कभी भी अपने एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं करेगा और डिमोट नहीं करेगा, आप कह सकते हो, उसका कोई भी बेनिफिट कम नहीं करेगा, उसको किसी भी और तरीके से पनिश नहीं करेगा ड्यूरिंग हिज सिकनेस। मतलब अगर वो सिकनेस बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा है या मेटर्निटी बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा है तो आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन कहाँ होगा? ESI कोर्ट में होगा। ठीक है, एडजुडिकेशन कहाँ होगा? ESI कोर्ट में होगा। ESI कोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है और वही डिसाइड करते हैं कोई भी डिस्प्यूट। कैसा डिस्प्यूट? कि एक बंदा एम्प्लॉय है या नहीं है, उसके क्या रेट ऑफ वेजेस होने चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको बेनिफिट का हक है या नहीं है, अदर डिस्प्यूट्स। क्लेम्स जो होते हैं, क्लेम्स भी डिसाइड होते हैं। कौन से क्लेम्स? क्लेम्स लाइक रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन। भाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, हमें लगता है कि आपके इतने एम्प्लॉयज़ हैं, आपने इतने वेजेस दिए तो इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। 4 लाख कंट्रीब्यूशन आया, आपने कंट्रीब्यूशन दिया है सिर्फ 2 लाख, तो 2 लाख कंट्रीब्यूशन क्या है? नहीं दिया है आपने, तो ये क्या हो गया? क्लेम हो गया, है ना। ये क्लेम किसको देना था? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जमा करना था ESIC के पास, उन्होंने नहीं किया। अब ESIC वाले बोल रहे हैं कि ये दीजिए, वो बोल रहे हैं नहीं हमारा तो इतना पैसा ही नहीं बनता है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ESI कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, पर ESI कोर्ट ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बोलता है कि आप कम से कम 50% कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कीजिए और उसके बाद हम ये मैटर टेकअप करेंगे। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ ESI कोर्ट, तो ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ आप क्या कर सकते हो? विद इन 60 days यू कैन अपील टू हाई कोर्ट। ठीक है, तो ESI कोर्ट आर बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ सिविल कोर्ट्स दैट वी हैव। ठीक है, ओके, और क्या बचा? I think I've tried to cover everything. इसके अलावा जो पेनाल्टीज़ हैं, ऑफकोर्स पेनाल्टीज़ आपको खुद याद करनी है, तो दैट डेफिनेटली यू कैन डू इट. So we have the penal provisions and thereafter we have the penal actions. कुछ हमारे अदर स्टैट्यूट्स में भी हैं, जैसे अगर आपने चेक के मीडियम से कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट या डैमेजेस कुछ भी पे किया और वो चेक बाउंस हो गया, तो मतलब आपने सेक्शन 138 ऑफ NIA का भी ऑफेंस किया है. ठीक है, बाउंस हो गया फॉर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स. ठीक है, लाइकवाइज यू हैव IPC में क्या बोला जाता है कि भाई आपने एम्प्लॉय के तो पैसे काट लिए कि हम कंट्रीब्यूशन है और हमें जमा करना है, पर आपने जमा नहीं किया, तो मतलब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है. ठीक है, और दैट्स इट. कोई भी कोर्ट आपकी कंप्लेंट ऐसे ही नहीं लेगा एक्सेप्ट व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, और प्रोसिक्यूशन तभी शुरू होगा जब इंश्योरेंस कमिश्नर इसका सैंक्शन करता है या कोई भी और ऑफिसर ऑफ ESI इसका सैंक्शन करता है. तो ठीक है, चलो, सो पेनाल्टीज हैव टू बी रिवाइज्ड फ्रॉम द मेन क्लास, राइट? थैंक यू.